वेलकम बैक। निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर को बूस्टर डोज दिया है। देखिए, इस बार रक्षा बजट का हम जिक्र करते हैं तो करीब 9.5% की बढ़ोतरी देखी गई और इसी के साथ ही भारत का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ को पार कर गया, जो भारतीय जीडीपी का 1.91% है। इस बीच आपको बता दें, राजनाथ सिंह इस पूरे वास्ते पर रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जानिए। हम इसके लिए यदि यह कहा जाए कि अपने में अभूतपूर्व है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। देखिए, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया गया है। जिस तरीके से आप रक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में बजट को बढ़ाया गया है, जिससे जाहिर सी बात है जो एक विजन है हमारा, उस विजन को क्लियर करता है, यानी कि आत्मनिर्भरता का जो दायरा उसको बढ़ाया जाता है। तमाम अतिथि हमारे लगातार मौजूद है हमारे साथ, उनसे डिस्कशन करते हैं। मनीष कुमार जी, अवनीश जी और गोविंद जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष कुमार जी, क्या लगता है आपको, हम जैसे कि जिक्र कर ही रहे थे कि डिफेंस सेक्टर में सभी को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन फोकस इस बार मिडिल क्लास को रखा गया है। लेकिन यदि मिडिल क्लास को देखते हैं तो क्या लगता है, ये टैक्स पेयर को इतना राहत देके कुछ भला हो पाएगा या फिर सब ऊपर ही ऊपर तमाम चीजें? चूंकि यदि हम देखें कि जो अटेंटिव इनकम टैक्स पेयर है, यानी कि 30 करोड़ में से यदि हम निकालें तो लगभग 3 करोड़ टैक्स पेयर होंगे, तो क्या लगता है इस चीज को थोड़ा समझाइए आप हमें। जैसा कि फिनांस मिनिस्टर ने बोला है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसके दो पहलू है कि क्या हमने 90% टैक्स पेयर को आउट ऑफ प्रीव्यू कर दिया है। दूसरा सवाल कि सैलरी क्लास और एमएसएमई जो छोटे बिजनेस ऑनर है उनके लिए कितना बेनिफिट है। तो लेट्स एज्यूम कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ या कोई बिजनेस ऑनर है, तो उसको सिर्फ 12 लाख तक का ही छूट है पहला। लेकिन वही व्यक्ति अगर वो जॉब कर रहा हो तो उसको 12,75,000 तक की छूट है। रीजन 12,75,000 में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो सबसे पहला ये चीज़। दूसरा कि इस चीज़ को करने के पीछे सिर्फ एक ये मंशा है कि पिछले 10 सालों में, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 80C में डिडक्शन 2014-15 में 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ाया गया था, जो पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ा था। उसके बाद हाउसिंग लोन में 1.5 से 2 लाख किया गया था 18-19 में, और उसी तरीके से स्लैब रेट भी कभी नहीं बढ़ा था। तो पिछले 8-10 सालों में इन्फ्लेशन से, महंगाई से कॉस्टिंग बढ़ रही थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, लेकिन हमें टैक्स में बचत नहीं हो रहा था। तो ये मिडिल क्लास का बहुत बड़ा उम्मीद था और एक ही बार इन्होंने कह सकते हो बोनस दे दिया, सुपर बोनस दे दिया, बम्पर धमाका दे दिया। आप कुछ भी कह लो, लेकिन सारे जो पिछले 10 सालों का कसर था मोदी सरकार ने एक बार में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा राहत का विषय है, जहां पर मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट ही नहीं दिया, इन्होंने और भी सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एमएसएमई को और एजुकेशन में, जैसे 5 सालों में
मेडिकल इंडस्ट्री में 75,000 न्यू स्टूडेंट को बढ़ाया जाएगा, आईआईटी खोला जाएगा, नए नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। तो इन्होंने हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई लाया है। तो इससे क्या होगा, जब कोई इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो काम करेगा, पैसा आएगा और उस पैसे से ही इकोनॉमी में पैसा मूव करेगा। तो ये बहुत बड़ा ही मूवमेंट है। और इसमें एक जो क्रिटिकल पॉइंट है कि लोग का ये सोच रहे हैं कि जब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा तो स्लैब रेट क्यों दिया गया है। तो स्लैब रेट इसलिए दिया गया कि अगर आपकी इनकम ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स, युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज
देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 2 गुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट
और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। नागरिकों की जेब भरने वाला ये बजट है। देखिए, हर सेक्टर को किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश इस बजट में की गई है। हर आमो खास का ख्याल रखा गया है। विकसित भारत के मिशन वाला ये बजट है। तो देखिए, सभी का साथ, सबका विकास के साथ इस बजट को लेके आए गए हैं और इस बजट को अब यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी की सोच के बिल्कुल सटीक बैठने वाला बजट है। मिडिल क्लास के लिए मुफीद बजट है और बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। अवसर यहाँ पर बिजनेस को लेकर, यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सबसे उचित वक्त है। ये बजट सेविंग को बढ़ाएगा। ये तमाम बड़ी बातें कही। अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। ये मायने क्या है प्रधानमंत्री मोदी के, इनको भी समझ लेते हैं। गोविंद जी, सेविंग को बढ़ाने वाला बजट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और देखिए, हर एक क्षेत्र में किस तरीके से कुछ ना कुछ दिया गया है, लेकिन वाकई में जो मिडिल क्लास की दरकार होती है उसको पूरी तरीके से पूरा किया गया। जो शिकायतें थी कम से कम इस बजट में जरूर खत्म हो गई हैं। हाँ जी, जैसे अभी हमने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो टैक्स स्लैब रेट में जो चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस के होने की वजह से लोगों की सेविंग होगी, डेफिनेटली सेविंग होगी। अगर आप पिछले साल के स्लैब रेट पर जाएं तो स्लैब रेट पिछले साल के थे 0 से 3 लाख रुपए तक नील, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 20% एंड अबव 50 लाख इज 30%। बट अब आप देखो कि जो न्यू स्लैब रेट्स आई हैं, 0 से 4 लाख रुपए तक नील, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 10%, 12 से 15 15%, 15 से 20 20%, 20 से 24 25% एंड अबाउट 24 इज 30%। तो डेफिनेटली बात है कि जब लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा तो नेचुरली बात उनकी सेविंग ज़्यादा होगी। सेविंग ज़्यादा होगी, या तो वो अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे या कंजम्पशन करेंगे। तो डेफिनेटली है कि इकोनॉमी के अंदर बूम आएगा, बूस्ट हो जाएगी इकोनॉमी। जाहिर सी बात है। देखिए, और अवनीश जी, आपको क्या लगता है, यदि हम एमएसएमई का जिक्र करते हैं तो एमएसएमई में देखा है किस तरीके से सेक्टर में क्रेडिट कवर बढ़ाया गया। सबसे बड़ी बात ये देखी हमने कि महिलाओं को और सशक्त किया गया, जिसमें देखा कि कहीं ना कहीं उनको टीडीएस टैक्स की सीमा से छूट भी हुई। महिलाओं के लिए बजट में ये भी था कि अनुसूचित जाति का जिक्र कर लें फिर, या अनुसूचित जनजाति का जिक्र कर लें। एमएसएमई महिलाओं के उद्यमियों के लिए लोन योजना की शुरुआत की। पहली बार देखिए, जो उद्यमी बनने वाली महिला है उनको 2 करोड़ का टर्म लोन दिया गया। ये वाकई में हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा स्टेप है, जो चाहती है खुद का अपना उद्यम खड़ा करना। बिल्कुल, क्योंकि 2 करोड़ का टर्म लोन देना ये कोई आसान नहीं है इन वेरी स्टार्टिंग फेज। और मेरा यही मानना है कि ये बहुत सही समय है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। इतनी सहायता, इतना रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना टू प्रमोट इकोनॉमी, टू प्रमोट इन्वेस्टर और टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत सही निर्णय लिया गया उनके पक्ष में। तो उनके हिसाब से तो बेस्ट है। और ऊपर से इसमें जो प्रमोट किया गया है वुमेन्स को, तो ये हेड्स ऑफ स्टेप है गवर्नमेंट का कि उनको जिस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं और उनकी जो आय बढ़ाने के सोर्सेज खोल रहे हैं। जनरली अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि मैन वर्किंग सोसाइटी है, मैन अर्निंग सोसाइटी है, लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है स्पेशली इन फेवर ऑफ वुमेन्स, सराहनीय है। देखिए मनीष जी, जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। और यदि हम हमेशा देखते हैं कि जो विपक्ष है वो हमेशा इसी बात को कहता था कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये शिकायतें भी
दूर कर दी गई। इसके अलावा ये भी कहा गया है डीप टेक फंड का ऐलान किया जाएगा। बहुत सामान्य भाषा में, चूंकि हमारा चैनल भी ये है कि बहुत आराम से बहुत सामान्य भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। तो डीप टेक फंड का जो ऐलान किया गया है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, कैसे ये आम जनता से सरोकार करेगा, क्या लगता है, ये बताइए मनीष। जो टैक्स में भी बहुत सारे राहत दिए गए, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, तो यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो अलग अलग सेक्टर में प्रोत्साहन दिए गए, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने वाले हैं। और अभी हम जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ प्रयागराज नहीं जा रहे हैं, वहाँ से बनारस और अयोध्या भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस है उसको आप कनेक्ट करके आप इसमें डेवलपमेंट करके काफ़ी पैसा इकोनॉमी में ला सकते हो। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है कि हमें एमएसएमई सेक्टर को, और जो कुछ लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे थे, जहां पर उन्होंने टर्म लोन और एमएसएमई में जो 5 करोड़ से 10 करोड़ का लोन का प्रावधान इंक्रीज किया है, तो इन सब चीज़ों से हमारे सोसाइटी में इकोनॉमी में पैसा इन करेगा और इसके कारण इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जो कल इकोनॉमी सर्वे में बोला गया था कि 6.2 से लेकर 6.8 के बीच में ये ग्रोथ करेगा, तो ये अब 100% लगता है, क्योंकि हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि मेरे लिए इजी डूइंग बिजनेस हो। तो अब वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लैंड, लॉजिस्टिक एंड लेबर। तो यहाँ पर अगर पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आप तीनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री और फिनांस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी पर भी 500 करोड़ खर्च करेंगे। तो एआई वार जो अभी चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है, जो यूएसए मोनोपोली क्रिएट कराना चाह रहा था कि एआई पर 1000 करोड़ लगा रहा था, वहीं पर चाइना सिर्फ 50 करोड़ पर एआई बना दे रहा है। तो इट मीन्स, और दोनों जगह जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों कंपनियों में, दोनों जगह की कंपनियों में इंडियन प्रोफेशनल जाके काम कर रहे हैं। तो अब जो बजट में ये बोला गया कि हम 500 करोड़ रुपया देके एआई सेंटर बनाएंगे, तो इंडिया के प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और हम जो बिजनेस ऑनर सोचते हैं कि कम पैसे में हम कोई अच्छा बिजनेस कैसे करें, तो ये ऑलरेडी चाइना करके बता चुका है कि पैसे का कोई मायने नहीं रखता, आप में जज्बा होना चाहिए। गवर्नमेंट आपको जज्बा दे रहा है अपने स्कीम से। और अब हम स्टार्टअप और एमएसएमई को अपना जो लगन है, प्रोत्साहन है, उस पर हमें आगे बढ़ना है, सो डैट कि हम इंडिया को एक बिल्कुल जाहिर सी बात हम कह सकते हैं मनीष जी, गोविंद जी, अवनीश जी की चुनौतियां, वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन यदि आप में करने का जज्बा होता है तो किसी भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। कम से कम इस बजट में ये तमाम चीज़ें, तमाम राहत सरकार की ओर से दी गई हैं एमएसएमई सेक्टर में भी, और कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।